हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 24 मई और हमेशा की तरह इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और भी बहुत सारे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ जो कि है बिम्स्टेक से रिलेटेड। बिम्स्टेक आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन लो। उसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली ये ग्रुपिंग है कुछ कंट्रीज़ की, एक्चुअली 7 कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ है जिनकी ग्रुपिंग है। एक रीजनल ग्रुपिंग है, मतलब एक रीजन स्पेसिफिक है। अब कौन सा रीजन स्पेसिफिक है, तो बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसके आसपास की कंट्रीज़ ने मिलकर ठान लिया कि भाई अपन एक ग्रुपिंग बनाते हैं, अपन जो है अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेट करेंगे। नाम में लिखा है ना मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन होगा, टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, ठीक है। और नाम में बे ऑफ बंगाल आ ही रहा है, तुम्हें पता ही चल गया कहाँ से आया बे ऑफ बंगाल नाम। तो उन्होंने बनाई थी 1997 में बनाई थी वाली ऑर्गेनाइजेशन, और अब इसको मिल गया है लीगल पर्सनालिटी का स्टेटस। लीगल पर्सनालिटी बोले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब उसको लीगल पर्सनालिटी का स्टेटस दे देते हैं तो इसका मतलब वो एक अलग लीगल पर्सन मानी जाएगी कानून के अंदर, ठीक है, कानून के नज़रिए से। यानी कि जब किसी को लीगल पर्सन मान लेते हैं ना कानून के अंदर, तो इसका मतलब उनकी अपनी अलग राइट्स होंगी, अलग ड्यूटीज़ होंगी। जैसे कि अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और इसके अलावा और क्या कि हाँ, किसी पे केस दर्ज कर सकती हैं, लोगों के साथ मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट कर सकती है। तो एक अलग से सेपरेट एंटिटी बन जाएगी कानून के नज़र में, उसको बोलते हैं लीगल पर्सनैलिटी। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा क्या है ये। So with the coming into force of the charter which was adopted in the 5th summit of the BIMSTEC leaders, the grouping has acquired a legal personality. So कोई चार्टर साइन किया था जिसमें कि फिर उसके होने के बाद जो है इन्हें लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस मिल गया है, and it will be able to enter into structured diplomatic dialogue with other groupings and countries। ठीक है ना, जैसे तो मैंने बताई दिया कि बाकी ग्रुपिंग और कंट्रीज से इसके बाद जो है ये डीलिंग्स वगैरह भी कर पाएंगे डायरेक्ट, मतलब बिम्स्टेक एक अलग एंटिटी उस तरीके से। सो 1997 में बनी थी थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। 20 से बिम्स्टेक, 20 से बैंकॉक एक्चुअली नॉट बैंकटॉक, क्या बोल रही हूँ मैं। और सेक्रेटेरिएट लेकिन इसका ढाका में पड़ता है, तो ये मत कंफ्यूज होना तुम कि बैंकॉक डिक्लेरेशन है तो बैंकॉक में होगा, नहीं भैया, ढाका में। तो कोई धक्का मार देगा तो तुम कहाँ जाके गिरोगे, बंगाल की खाड़ी में? नहीं भाई, हम तो नहीं गिरेंगे, लेकिन देखो याद करने के लिए गिराना पड़ेगा थोड़ा सा। सो बे ऑफ बंगाल में धक्का मत मारना, इससे ढाका याद हो जाएगा। ढाका बांग्लादेश नाम, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ढाका यार, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स जिससे कि फटाफट याद हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, अच्छे बच्चों आप। तो ग्रुपिंग है ये 7 कंट्रीज़ की। कौन कौन सी है 7 कंट्रीज़, तो वो है इंडिया। देखो हमारा इंडिया तो आएगा ही आएगा जब बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो क्योंकि हम भी तो सटे हुए हैं ना उससे। उसके बाद अपना पड़ोसी बांग्लादेश, क्या बात है। फिर एक और हमारा वहीं पे पड़ोसी पड़ जाता है म्यांमार। मैप में देखोगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, मैं इसमें मैप डालना भूल गई, आप जाके एक बार सर्च करना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा मैप से देखोगे तो। उसका नेपाल, भूटान अपने नॉर्थ में पड़ते हैं, ठीक है। साउथ में आ जाओ तो श्रीलंका आ जाएगा, और थाईलैंड आ जाएगा थोड़ा और आप साउथ ईस्ट की तरफ चले तो ये बस यह 7 कंट्रीज है, सिंपल सी। और एम यही था कि रीजनल ग्रोथ प्रमोट करनी है थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन इस वाले ऑर्गेनाइजेशन का। और इन बड़े बड़े एम्स के साथ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और आज जो है मतलब अब जो है इन्हें लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस भी मिल चुका है। जी हाँ, तो ये थी हमारी न्यूज़। आई थिंक सिंपल थी, याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं साइबर क्राइम की तरफ। अब देखो भाई, हम सुबह शाम डिजिटल वर्ल्ड में आजकल घुसे रहते हैं, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, लेकिन उतने ही बढ़ रहे हैं क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स, साइबर क्राइम्स। In fact, India is facing a rise in cybercrime, averaging more than 7,000 complaints daily. Daily on an average 7,000 कंप्लेंट्स आती हैं, वुड यू बिलीव। और जो हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसे हम शॉर्ट में I4C बोलते हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि काफ़ी
जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो ऑपरेट कर रहे हैं कुछ लोकेशन से साउथ ईस्ट एशिया की, तो वहाँ से मेजरली जो है अटैक हो रहे हैं। इनफैक्ट कंप्लेंट बढ़ी है बाय 60.9% फ्रॉम 2022 टू 2023। ठीक है, और कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं मोस्टली, तो देखो फेक ट्रेडिंग ऐप्स होंगी, लोन ऐप्स होंगी, कह देंगे आपको सस्ते में लोन दिला देंगे, गेमिंग ऐप होती है, डेटिंग ऐप होती है, एल्गोरिदम मैनिपुलेशन, तो अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। और तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने भी देखा यार काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने दे साउंडेड अलार्म ऑन द एस्केलेटिंग साइबर क्राइम मनीज टारगेटिंग इंडिया। इन्होंने भी कहा कि भाई अलार्म जारी करो, भाई अब अलर्ट जारी करो कि इसका कुछ करो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कुछ करें तो क्या करें, तो इन्होंने क्या किया कि हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी, जिसको कौन चेयर करेंगे, स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्पेशल सेक्रेटरी के अंदर एक प्रॉपर कमेटी बना दी कि इस चीज़ में देखो भैया और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। और इसी बीच हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, देखो बीच में नाम पड़ा था ना, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको बोलते हैं I4C। ये क्या है, तो भाई डील करती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, ऑफकोर्स नाम में साइबर क्राइम आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेशन में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, मतलब कि जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साइबर क्राइम को टैकल करने में या प्रिवेंट करने में किसी तरह से हेल्प करती है, तो उन सब के बीच में कोऑपरेशन बिठाना और एज ए नोडल एजेंसी वर्क करना व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम, वही काम है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, लोकेटेड इन दिल्ली एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक गवर्नमेंट इन द प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स। कैसे कम करना है, क्या करना है, क्या क्या नई तकनीक ला सकते हैं, इसी बात में जो है अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं और कोऑपरेशन भी करते हैं सारी एजेंसीज़ के बीच में। बस यही काम होता है इनका, मतलब यही तो क्या, बस तो बहुत अच्छा काम है, मतलब काफ़ी काम करता है। सो आई थिंक याद हो गया होगा, सिंपल है नहीं। बढ़ते हैं आगे बायगैमी की तरफ। क्या होता है बायगैमी, आई थिंक कुछ को तो पता होगा, जिनको नहीं पता देखो नाम में बाय आ रहा है, यानी कि दो, गैमी मतलब कि पूरा देखें तो बायगैमी मतलब कि एक से ज़्यादा स्पाउस रखना, एक स्पाउस होते हुए यानी कि पति या पत्नी होते हुए दूसरी शादी करना, उसे कहते हैं बायगैमी। तो भाई बात यूँ हुई कि राजस्थान हाई कोर्ट के सामने एक आया केस, जिसमें कि हुआ यूँ कि पति के ऊपर एलिगेशन थे पत्नी द्वारा कि ये मुझसे शादीशुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और लेडी के साथ इनके संबंध हैं, मतलब रिलेशन चल रहा है इनका, और इनफैक्ट उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके साथ ही रह रहे हैं। तो उन्होंने अपने पति पे जो है चार्जेस लगाए बायगैमी के, जो कि आता है सेक्शन 494 ऑफ IPC में। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस प्रोविज़न के अंतर्गत इन्हें सज़ा होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वो लिव इन में रह रहे हैं। सेक्शन 494 तो साफ कहता है कि भाई शादी होगी दूसरी तब ही उसको बायगैमी माना जाएगा, लिव इन को तो बायगैमी नहीं मानेंगे हम। तो यही बात है, यही जो है ऑर्डर दिया उन्होंने और यही अपन को पढ़ना है। अब एक गौर करने की बात ये भी है कि इसके पहले भी ऐसे कुछ केसेस आए थे, लेकिन उसमें जो है अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स दिए, जैसे कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ दिया, पंजाब के हाई कोर्ट ने कुछ दिया और दिल्ली के हाई कोर्ट ने कुछ दिया। तो देखो इसमें कोई एक मत नहीं है सारे कोर्ट्स का, सबके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन अभी तो अपन को ये याद रखना है कि सेक्शन 494 क्या कहता है, ठीक है, और किससे रिलेटेड है, अपन को बस इतना याद रखना है। तो राजस्थान हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द ऑफेंस ऑफ बायगैमी does not apply if a married individual cohabits with another partner without formally solemnizing a second marriage। बिना किसी प्रॉपर फॉर्मल सेकंड मैरिज के अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रह रहा है शादीशुदा होते हुए भी, तो बायगैमी कंसीडर नहीं होगा। जी हाँ, और एम्फेसाइज किया उन्होंने सेक्शन 494 ऑफ IPC which pertains to remarrying during the lifetime of a spouse only applies if
A second marriage is formally conducted while the first marriage remains valid. ठीक है, वही बात है जो मैंने बताई थी. So the ruling came in response to a case where a married man faced accusations of bigamy by his wife for residing with another woman. ये भी मैंने कहानी बताई थी. Courts in other states and other cases have expressed varying opinions on the matter of what can constitute bigamy. ये बात भी मैंने बता दी कि अलग अलग कोर्ट्स का अलग अलग अपना अपना मत है, कोई एक मत नहीं है. लेकिन हाँ, हम लॉ के हिसाब से जाएँ तो उसमें यही लिखा है कि भाई एक शादी होते हुए दूसरी शादी करते हैं तभी बाइगैमी लगेगा. एक शादी होते हुए अगर आप किसी और के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो ऐसा तो बाइगैमी नहीं होगा. ये दिया कोर्ट ने ऑर्डर. ठीक है, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे. अब ये क्यों रहा न्यूज़ में, तो ये इसलिए रहा कि क्योंकि स्पेन जो है बन चुका है 99th मेंबर ऑफ दिस अलायंस. ये अलायंस एक्चुअली इंडिया के द्वारा और फ्रांस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2015 में इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 जो कि पेरिस में हुई थी. तो ये अलायंस बनाने का मकसद यही था कि भाई सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज़. जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके कोऑपरेशन के साथ जो है सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ताकि जितना जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रहे हैं, इन सब पे थोड़ा कंट्रोल लगाया जा सके और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. ठीक है, सो ये बात थी इसमें पूरी. तो बस स्पेन बन चुका है इसका मेंबर, ये न्यूज़ है. 99th मेंबर बना है. कैसे याद करोगे, तो देखो गर्मी कितनी हो रही है ना यार आजकल, भयंकर हीट वेव अलर्ट जारी कर रखे हैं कई जगह तो IMD ने. तो इतनी गर्मी में मान लो अगर किसी को सन के आगे खड़ा करते हैं, सोलर की बात हो रही ना, तो कितना पेन होगा ना उसको. पेन से स्पेन. ठीक है, और वो क्या कहेगा, नो मुझे मत खड़ा करो. तो नो से 99th मेंबर है क्या. ठीक है, सिंपल है ना, बढ़े आगे. और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने बताया दिया काम क्या होता है, इट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थ्रू द रैपिड एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है, सिंपल है ना. अब बढ़ते हैं आगे. एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा. अब ये एक एक्सरसाइज करवाई गई कि जिससे कि भाई जितने भी हमारे इतने साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम कैसे अपना जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं, और उसी से रिलेटेड पूरी बात हुई. तो कंडक्ट किसने कराई, तो डिफेंस साइबर एजेंसी ने कराई. और इट एम्स टू फर्दर डेवलप साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रमोट सिनर्जी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स. तो इसमें यही जो है एम था इस एक्सरसाइज का कि भाई कैसे हमारी जितनी अलग अलग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि साइबर फील्ड में वर्क कर रही हैं, उनकी कैसी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हम बढ़ाएं ताकि ऐसे क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके, और साथ ही उन सब में कोऑपरेशन भी बढ़ाएं. ठीक है, और इट अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़. तो इससे समझ आता है कितना ज़रूरी है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना इन एवरी एरेना, स्पेशली साइबर. और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना हमारे, कौन है, जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने भी अटेंड किया था इसको, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये. याद हो जाएगी ना, सिंपल है ना, नाम में साइबर सुरक्षा आ रहा है तो इसको तो क्या ही याद कराना, दिखते ही याद हो जाएगा. अब वो पढ़ते हैं EMRS पर. ये क्या है, यह है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम. तो ये क्या है ना, बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम पहली बार इंडिया में जो है इनॉग्रेट किया है. इसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो पर्सनल हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वही वो टेलीफोन करके मेडिकल हेल्पलाइन जो है पे कॉल कर सकते हैं. बेसिकली टेलीफोन पे मोबाइल के थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम प्रोफेशनल्स, फ्रॉम स्पेशल एक्सपर्ट्स. और वहाँ बस यही बात है. और इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन फॉर सर्विंग IAF पर्सन एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस इंडिया. इंडिया के किसी भी हिस्से में हो आप इस पर कॉल करके जो है
अगर इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हो तो इस पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इनाग्रेट किसने किया? तो हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी, उन्होंने इनाग्रेट किया इसे। और कहाँ पे किया? तो बेंगलुरु में कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु पे। ठीक है, नाम में लिखा है भाई इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम। तो भाई इमरजेंसी के टाइम जो मेडिकल रिस्पॉन्स दे दे, ऐसे हमने टेलीफोनिक हेल्पलाइन बना दी और इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करेगी। सिंपल है। तो बस इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।